हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम। आपको पता लगाना है कि 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा। कीजिए कैलकुलेट। इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको, जैसे मैंने इक्वेशन तैयार की, वो इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फोर पॉइंट फाइव कूलम या फिर फेराडे, कीर्ति। मोहित, 3 फेराडे गलत है आंसर बेटा। इक्वेशन तुम्हारी बनी होगी Al+3+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al। तो यहां से साफ है कि 3 फेराडे का चार्ज अगर फ्लो होता है तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब है 27 ग्राम। तो 3 फेराडे से 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो 40.5 फेराडे से को डिपॉजिट करने के लिए आपको चार्ज चाहिएगा 4.5 फेराडे का। 4.5 फेराडे इज द करेक्ट आंसर। पर क्वेश्चन में फेराडे के टर्म्स में नहीं पूछा था बच्चों, क्वेश्चन में कूलम के टर्म्स में पूछा है। तो आपको फेराडे की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब ये जो 4.5 आया है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96500 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखो। CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 solution has been electrolyzed. CuSO4 solution has been electrolyzed by a current of 1.5 ampere, by a current of 1.5 ampere for 10 minutes. Current of 1.5 ampere for 10 minutes. Full stop. Calculate the mass of copper deposited. Calculate the mass of copper deposited. If molar mass of copper is 63.5 gram per mole. Molar mass of copper is 63.5 gram per mole. तो सबसे पहला काम
इक्वेशन क्या होगी वो कमेंट करो जल्दी से। इक्वेशन क्या होगी कमेंट करो पहले तो वो। CuSO4 सॉल्यूशन से तुम Cu डिपॉजिट कर रहे हो। अरे भाई CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, तो इक्वेशन हो जाएगी Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, ये तो तुम्हारी हो गई इक्वेशन। तो यहां इस इक्वेशन से साफ है कि जब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करना है तो 2 फेराडे का चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड है। अब आंसर को सॉल्व कर लेना, फेराडे के टर्म से मत रखना, कूलम के टर्म में ले आना। तो अगर 2 फेराडे का चार्ज 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ना तो मास दिया है ना चार्ज दिया है, आपको दिया है करंट और टाइम। पर अगर बच्चों करंट और टाइम आपको पता हो तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि I = Q/T ये फॉर्मूला है। टाइम 10 मिनट है जिसे सेकंड्स में कन्वर्ट आप कर लेंगे, 600 सेकंड्स हो जाएगा। तो चार्ज निकालने के लिए करंट और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास में चार्ज आ जाएगा। चार्ज आपके पास में बच्चों 1.5 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आएगा 900 कूलम। तो 2 फेराडे का चार्ज जब फ्लो करा रहे हो तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कॉपर, तो 900 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कराया जाएगा तो कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है, सॉल्व कीजिए जल्दी। भाई सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन तैयार कर ली, फिर उसके बाद में आपने क्वेश्चन में जो आपको करंट और टाइम दिया था उससे आपने निकाल लिया चार्ज। चार्ज अगर आपके पास में आ गया 900 कूलम, और इक्वेशन आपसे कह रही है कि अगर आप 2 फेराडे का चार्ज फ्लो कराते हैं तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। तो 900 कूलम का अगर चार्ज फ्लो कराया जाएगा तो कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। फेराडे को कूलम में कन्वर्ट कर लेना, और थोड़ा जल्दी अपने आंसर को कमेंट करो। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों, इतना टाइम थोड़ी ना आपको बोर्ड में मिलने वाला है।
क्वेश्चन में सारी चीजें ठीक है ललित का, ठीक है ललित, आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट है 0.29 ग्राम। अभिषेक तुम्हारा तो बहुत ज्यादा गलत है। आंसर बच्चों आपका आएगा 0.29 ग्राम। एग्जैक्ट आंसर वैसे है 0.296 ग्राम, जिसको राउंड ऑफ में 0.3 भी लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों, फेराडेज सेकंड लॉ पर चलते हैं। फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ देखो बच्चों क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आप दो या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को एक सीरीज में कनेक्ट कर दो, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 3 सेल लिए हैं और तीनों को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया है, मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये लॉ कहता है जो भी मास डिपॉजिट होगा, जो भी मास डिपॉजिट होगा, जैसे W अगर मास है तो फर्स्ट सेल में जो मास डिपॉजिट हुआ है वो W1 है, सेकंड में जो मास डिपॉजिट हुआ है वो W2 है, और थर्ड में जो मास डिपॉजिट हुआ है वो W3 है। तो ये जो मास डिपॉजिट होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इक्विवेलेंट वेट के। अगर E इक्विवेलेंट वेट है तो मतलब W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 होगा, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 होगा, W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3 होगा। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो W1 अपॉन E1 इक्वल आएगा W2 अपॉन E2 के, और वो इक्वल आएगा W3 अपॉन E3 के। अब हम लोगों को मास डिपॉजिटेड का मतलब तो पता है कि भाई कितना ग्राम मास डिपॉजिट हो रहा है। ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है इसके बारे में बात करें। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन चार्ज। जो भी आपका मोलर मास है उसको डिवाइड कर दीजिए चार्ज से। जैसे कि अगर मैं Cu+2 का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो Cu का मास जो कि 63.5 होता है, मैं उसे डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 से। उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। इसी तरीके से अगर मैं Zn+2 का निकालूं तो Zn का जो मास होगा मैं उसे डिवाइड कर दूंगा 2 से। पर अगर मैं Ag+ का मास निकालूं, इक्विवेलेंट वेट निकालूं, तो मैं यहां Ag के मोलर मास को डिवाइड कर दूंगा 1 से। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। हाँ भाई, थर्ड लॉ समझ में आया? थर्ड क्या, सेकंड लॉ समझ में आया फेराडे का? किसी भी सेल में जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इक्विवेलेंट वेट के। चलिए लिखिए, सबसे पहले एक काम करो, ये डायग्राम बना दो। मैंने नाम नहीं दिया, आप लोग इन तीनों सेल को नाम दे देना ABC। तीनों सेल्स को आप नाम दे दो ABC, और सीरीज में आप इन्हें कनेक्ट कर दीजिए।
हाँ जी बच्चों, लॉ लिखिएगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? when the same quantity of electricity, देखिएगा, when the same quantity of electricity, same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes, solutions of different electrolytes, different electrolytes connected in series, different electrolytes connected in series, comma, then weight of the substance deposited, then weight of the substance deposited at the electrodes are directly proportional, are directly proportional to their chemical equivalent, to their chemical equivalent, equivalent। पहले तो लॉ लिख दो, W1 is directly proportional to E1, W2 directly proportional to E2, W3 is directly proportional to E3। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। फिर आप इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिख लो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज या फिर वैलेंसी, चार्ज और वैलेंसी। जैसे कि मान लो आपको कह देता है कि भाई दो आपके पास में सेल हैं, एक में तुमने भर दिया कॉपर सल्फेट और एक में तुमने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट, मतलब एक में CuSO4 है और एक में AgNO3 है। और आपको वो बोल देता है कि मान लो कॉपर का वेट देता है कि भाई कॉपर का 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाता है, तो बताओ सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए बच्चों W1 आपको दे दिया, कॉपर का मास डिपॉजिटेड, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे। भाई CuSO4 में कॉपर की वैलेंसी क्या है, Cu+2 है, तो Cu का जो मोलर मास है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा E1। E2 आप निकालेंगे, AgNO3 में Ag की वैलेंसी है +1, तो सिल्वर का मोलर मास 108, डिवाइड कर देंगे उसको 1 से तो 108 ही रहेगा, तो E2 आपने निकाल लिया 108। अब बचा W2, वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला डाल देंगे W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन करो। If two electrolytes A and B, if two electrolytes A and B containing CuSO4 and AgNO3, containing CuSO4 and AgNO3 respectively, are connected in series, full stop, on passing electricity, on passing electricity 63.5 gram copper is deposited, 63.5 gram copper is deposited
then calculate the amount of silver deposited. If molar mass of copper is 63.5 gram per mole and silver is 108 gram per mole. तो सेकेंड लॉ लगा दो। W1 तुमको दे दिया 63.5, E1 तुम निकालोगे कैसे? कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है उसकी वैलेंसी है +2, तो जो कॉपर का मास है 63.5 उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ये आ जाएगा E1। W2 तुम्हें निकालना है, E2 तुम निकाल लोगे कैसे? AgNO3 में Ag की वैलेंसी क्या है? +1, तो यहां पर E2 क्या आएगा? Ag का जो मोलर मास है 108 उसको डिवाइड कर देना 1 से, फटाफट से निकाल लो W2 कितना आ रहा है। बहुत इजी कैलकुलेशन डाली है मैंने। अभिषेक सैनी 108 आ रहा है बेटा, गलत है 108। भाई 108 तो तब आएगा ना जब W1 और E1 इक्वल हो, और W1 और E1 इक्वल कहाँ है? W1 63.5 है, E1 आ रहा है 63.5/2। हाँ जी, ललित का जवाब सही है, 216 ग्राम। 216 ग्राम ये आपका आंसर आए। तो ये आपके हो गए फेराडेज लॉ। अभी हम लोग कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स करेंगे बच्चों, और जो हेडिंग हम लोगों को बनानी है वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो बच्चों ओम्स लॉ से शुरुआत करते हैं। ओम्स लॉ कहता है V/R, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, या फिर V=IR। यहाँ V हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमें पता है करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। जैसा कि आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को क्या करता है? ऑपोज करता है। R रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं रो। इसी रो को हम लोग बच्चों कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रो जिसका फॉर्मूला आ जाएगा R/A/L। R जिसकी यूनिट है ओम। एरिया, यहां बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में सेल या इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जिसका एरिया या लेंथ मीटर्स में नहीं होता, बहुत छोटे सेल होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। तो इस वजह से एरिया और लेंथ की यूनिट मैंने सेंटीमीटर में रखी।
और रो जो है उसकी यूनिट आ गई ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी कहानी आप लोग छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तो यहां तक बना लो तुम, रो तक का पूरा एज इट इज। आई इक्वल टू वी आर, ब्रैकेट में डाल देना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R is directly proportional to L, inversely proportional to A, फिर R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इक्वल टू R A अपॉन L। रो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर रो को डिफाइन करना है तो एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दो, तो रो किसके इक्वल रह जाएगा? आर के। मतलब रो रेजिस्टिविटी क्या है? वो रेजिस्टेंस है जो किसी भी मटेरियल में तब डेवलप होता है जब उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। और रो की यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये सब, इतना सब हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम तो कंडक्टेंस की बन जाएगी ओम इनवर्स, मतलब ओम का जस्ट उल्टा। और ओम का उल्टा बच्चों अगर आप ओ एच एम ओम कहते हो तो इसका उल्टा होगा एम एच ओ महो। तो ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है या साइमंस, SIEMNS, साइमंस भी हम लोग इसे कहते हैं। हाँ जी। C इक्वल टू 1/R, C को मार्क कर लो, C क्या है? कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। C क्या है? कंडक्टेंस। तो C इक्वल टू 1/R, यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स या महो या साइमंस, SIEMENS, इसका सिंबल है S, साइमंस। C है कंडक्टिविटी, C है आपका कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस, C है कंडक्टेंस और R है रेजिस्टेंस। अगर R का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर कंडक्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कंडक्टिविटी, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा, कप्पा, रो और कप्पा। हाँ जी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फॉर्मूला बना दो, K इक्वल टू 1/रो। अगर रो की यूनिट थी साइमन सेंटीमीटर, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर, तो यहां कप्पा की यूनिट हो जाएगी, रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम इनवर्स जिसे आप साइमन भी कह सकते हैं, तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर। कप्पा की यूनिट बना लो साइमन सेंटीमीटर। अगर रो का फॉर्मूला था RA अपॉन L, तो कप्पा का फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन RA, L अपॉन RA। बच्चों इसी फॉर्मूला को 1/R इंटू L अपॉन A हम लोग लिख सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा 1/R क्या है? C, कंडक्टेंस। तो कप्पा इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। और L अपॉन A को कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसे आप X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
L अपॉन ए को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसे x से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बच्चों ये पूरा बना लीजिए। इनकी यूनिट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में इनके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कॉलरॉस लॉ, नेक्स्ट क्लास में कॉलरॉस लॉ को हम लोग करेंगे। चलिए, आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।